राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना के मुख्य तथ्य से संबंधित वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। उसके पार्ट 2 में आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिशनल साइकिल होता है वह कैसे होता है, कि आपकी जो परियोजनाएं होंगी यदि वो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड होगी या बायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड होगा या बायो कंपोस्ट से रिलेटेड होगा, तो उसमें न्यूट्रिशनल साइकिल को समझाना होगा कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पुनः मिट्टी में आ जाते हैं। तो इस न्यूट्रिशनल साइकिल को समझने से पहले यदि पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि उस वीडियोज में आपको डिटेल में तमाम जानकारियाँ दी गई है कि इकोसिस्टम है क्या, उसके बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या होता है, उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, पिरामिड क्या होता है, वेव, फूड वेव क्या होता है, ये तमाम जो भी थीम्स हैं ये सारे उसमें दिए गए होंगे। अब जब उसको आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तब आपको न्यूट्रिशनल साइकिल को समझने में आसानी होगी। आप जानते हैं कि चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु, सबको पोषण की आवश्यकता होती है। फर्क क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है वे स्वपोषी होते हैं, वह उन पोषक तत्वों का संश्लेषण अपने भीतर करते हैं और हम उनके द्वारा संश्लेषित जो फूड के फॉर्म में है, जो खाद्य पदार्थ के फॉर्म में है पोषक तत्व, उसको हम ग्रहण करते हैं और फिर पाचन के द्वारा पुनः हम सूक्ष्म तत्वों में उसको तोड़ देते हैं। पाचन इसलिए होता है। अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो इसमें जो भी स्टार्च है वो स्टार्च हमारे बॉडी में यूज नहीं हो पाएगा, जो कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का यूज होगा। तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का यूज होगा और हम ले रहे हैं रोटी के फॉर्म में, तो वहाँ पाचन की आवश्यकता होगी। वो पाचन क्या करेगा कि लास्टली उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से प्रोटीन है वो इम्यूनो एसिड के फॉर्म में, वसा है, फैट है, तो लाइपेज के फॉर्म में, लाइपेज जो एंजाइम है वह अपने सूक्ष्म तत्वों में फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो पाचन है वो सूक्ष्म तत्वों में तोड़ता है। इसका अर्थ है कि जो न्यूट्रिशनल साइकिल हमारा नेचर में चल रहा है उसको अच्छे से समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइकिल ढोने का काम पहला लेवल किसका है? पौधे का है। और पौधा न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? तो सॉइल से लेता है। इसलिए सॉइल के कंपोजिशन को समझना होगा कि मृदा में जो विद्यमान पोषकों की मात्रा होती है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, या अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भी भिन्नता होती है और मौसम पर प्रभाव पड़ता है। कुछ आप सजेस्ट प्रोजेक्ट दिए थे कि आप विभिन्न मौसमों में या प्रतिकूल मौसमों में मिट्टी की उर्वरा क्षमता या फिर जल धारण क्षमता आप कैसे मेंटेन करें, उस पर भी कुछ प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन है जो नमी स्थानों में पाए जाते हैं, नरकुल अनुप्च है, ये भी आप देखेंगे वहीं पे पाए जाएंगे। इस तरह के पौधे जो अवांछित पौधे हैं, है ना, निमग्न पौधे हैं जो जल के भीतर रहते हैं, कच्छ घाटियों में पाए जाते हैं, कच्छ ड्रैगन चरण, तो इस सब का न्यूट्रिशनल साइकिल में अपना योगदान है। इसलिए आपको यह समझना अधिक आवश्यक होगा कि पारितंत्र में पोषक कभी समाप्त नहीं होते, बस इनका साइकिल चलता रहता है और ये बार बार पुनः
चक्रित होते रहते हैं, रिसाइकल्ड होते रहते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। और एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को ही क्या कहते हैं? पोषक चक्र। जो अनंत काल तक एक पोषक तत्व एक चक्र के रूप में, साइकिल के रूप में, कि यहाँ से यहाँ आया और पुनः फिर वहीं जाके मिल गया, एक जो साइकिल के फॉर्म में चल रहा है, इसी साइकिल को न्यूट्रिशनल साइकिल या पोषक चक्र कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है या प्रकाश संश्लेषण में यूज हो गया पेड़ पौधे के द्वारा, ठीक है, और पेड़ पौधे के द्वारा यूज हो गया। उसके बाद अब ये पेड़ पौधे से को खाए जीव जंतु, और इन जीव जंतु से कौन सी गैस निकली श्वसन में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 यहाँ आया, पेड़ पौधे में आया और पुनः वायुमंडल में, वायुमंडल से आया, वायुमंडल में लौट गया। इसके अतिरिक्त इसी पेड़ पौधे, आपको पता होगा कि यही पेड़ पौधे जब दब जाते हैं तो धीरे धीरे वो कोयला बन जाते हैं। कोयला का जब दहन करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ CO2 पेड़ पौधे के द्वारा आया और पुनः वायुमंडल में जाके मिल गया। फाइटोप्लैंक्टन वगैरह है, जब ये समुद्र के तल छठी में जब दब जाता है तो वहां से जो है क्या निकलते हैं? पेट्रोलियम निकलते हैं। पेट्रोल का जब दहन होता है, डीजल का दहन होता है, केरोसिन का जब दहन होता है, LPG गैस का जब दहन होता है, इससे भी CO2 गैस निकलता है, ये वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है। लकड़ी को आप जलाते हैं, लकड़ी पेड़ पौधे से बने, और जब इसको जलाते हैं तो CO2 गैस निकलता है जो वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि CO2 लेने वाला सिर्फ प्लांट है और CO2 छोड़ने वाला बहुत कुछ है। गाड़ियां हैं, ईंधन हमारा है, जीव जंतु अपने श्वसन में छोड़ते हैं, कल कारखानों में CO2 का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन का कई तरीका है, कई साधन मौजूद हैं, लेकिन उसको लेने का क्षमता इसमें है, पेड़ पौधे में। इसीलिए पेड़ पौधे को लगाना ज्यादा आवश्यक है, वृक्षारोपण इसलिए आवश्यक है ताकि CO2 और O2 का जो अनुपात है वो मेंटेन रहे। ठीक है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के CO2 की मात्रा यदि सामान्यतः बढ़ जाएगी तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी, कई तरह की श्वसन संबंधी व्याधियां हो जाएंगी, है ना, जान तक जा सकती है। तो इसीलिए वृक्षारोपण आवश्यक है। तो आप CO2 के चक्रण को समझ गए कि वायुमंडल से CO2 ट्रैप होता है कहाँ पे? पेड़ पौधे में आता है, पेड़ पौधे में CO2 संश्लेषण होगा और जाता है कई माध्यमों से। अब जीव जंतु लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में उसका उत्सर्जन कर दिए, उससे लकड़ी का यूज किए, लकड़ी के दहन से CO2 गैस निकला, उससे कोयला बना, उससे CO2 गैस निकला, फाइटोप्लैंक्टन से पेट्रोलियम बना, उसके दहन से CO2 गैस निकला, है ना, कल कारखानों से CO2 गैस निकला। तो निकलने के कई साधन हैं, आने के एकमात्र साधन है, और ये CO2 साइकिल है भूमंडल चक्र में, है ना, बायोस्फीयर में ये क्या कार्बन साइकिल कैसे काम करता है इसको आप समझ रहे। तो पोषक चक्र का एक और नाम है, आपको जैव भू रसायन चक्र नाम सुने होंगे। जैव भू रसायन चक्र का क्या अर्थ है? जीव जंतु, भू में पृथ्वी, रसायन में केमिकल, है ना, साइकिल तो समझते हैं। तो यह पृथ्वी पर जो जैव हैं, यह रसायनों का जो चक्रण करते हैं, इसी को जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसीय फॉर्म में और एक अवसादी या तलछटी के फॉर्म, गैसीय स्टेट में और अवसादी या सेडिमेंट के फॉर्म में या तलछटी के फॉर्म में। गैसीय प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, तथा अवसादी चक्र जैसे सल्फर एवं फास्फोरस चक्र के भंडार धरती के पटल पर स्थित होते हैं, उसको पपवी कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, उसके पपवी में स्थित होते हैं। ठीक है। ये सब सल्फर और फास्फोरस जल्दी गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, pH है, ये जानते हैं ना।
पीएच किसको कहते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, है ना। ऐसे पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जिससे आप निकालते हैं एसिड है कि बेस है, अम्लीयता क्षारीयता निकालते हैं। ताप है, वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। एक भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि अंतर्वाह एवं बहिर्वाह, अंदर आना और बाहर जाना की दर के असंतुलन के कारण संपन्न होगी। अब ये कब प्रभावित होगा? आएगा कम और जाएगा ज्यादा, आएगा ज्यादा जाएगा कम, तब वहां बैलेंसिंग का अभाव होगा। और यदि ये जिस अनुपात में आ रहा है उसी अनुपात में जाएगा तो बैलेंसिंग मेंटेन रहेगा। अब जिस अनुपात में हम CO2 गैस के उत्सर्जन के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम ईंधन का यूज कर रहे हैं, जीव जंतुओं की संख्या अधिक है, उसी अनुपात में यदि वृक्षों की संख्या भी बढ़ा दी जाए तो निश्चित तौर पर अनुपात मेंटेन रहेगा। लेकिन वृक्षों की संख्या अगर कम रहेगी तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जब अनुपात में क्या होगा, काफी अंतर आ जाएगा, जो इस इकोसिस्टम के लिए खतरा है। अब आते हैं जो इकोसिस्टम का जो कार्बन साइकिल है, इसको आप समझ गए CO2 के साइकिल को। कार्बन साइकिल को एक बार देखें कि जब आप सजीवों की संरचना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जीवों के शुष्क भार का 49% भाग कार्बन से बना हुआ। माने किसी जीव को आप तौलिएगा तो उसमें पानी की मात्रा भी तो है, उस पानी की मात्रा को खत्म हटा दीजिए तो बाद बाकी जो उसका ड्राई वेट हुआ, उस ड्राई वेट का 49% भाग सिर्फ कार्बन, बाकी में अन्य तत्व हैं। तो 49% भाग सिर्फ कार्बन है और जल के पश्चात यही भाग है सबसे अधिक। तो शरीर में सबसे अधिक जल की मात्रा होती है, जल के बाद दूसरा स्थान कार्बन आता है ना। 49% आपको ये डाटा ध्यान में रखना होगा। यदि आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे तो उसमें आप ये डाटा डाल सकते हैं। यदि हम वो मंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। कितना? 71% कार्बन विलेय है। विलेय का मतलब क्या है? वो घुला हुआ है, ठीक है। और यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। और ज्यादा क्या है, सागर है कि स्थल है? ज्यादा सागर है। और ये सागर का बहुत बड़ा रोल है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और हो सकता है कि इसको आप नहीं जानते होंगे, इसलिए इसको डिटेल में हम पुनः इस टॉपिक को लाए हैं कि यह जो कुल भूमंडलीय कार्बन है केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है। बाकी जो CO2 है यह सागरों के जल में विलीन हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर सागर न होता तो क्या होता? यानी जितना CO2 आप उत्सर्जित करते हैं उसका सिर्फ 1% भाग वायुमंडल में है, तब मात्रा बढ़ रही है। बाकी 99% सागरों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, घुले उसमें विलय हो चुके हैं। जीवाश्मी ईंधन भी कार्बन के भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न है ना। इनके द्वारा वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है ना। वायुमंडल समझ गए, सागर समझ गए, सागर में घुल जाता है। जीवित का समझ में आ गया कि अब जीवित जैसे पेड़ पौधे उसको लेंगे और यदि जंतु हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। और मृत जीवी यानी वो क्या होंगे? मृत जीवी का अर्थ मृत चीजों से वो आहार लेते हैं, तो वो अपघटन करके CO2 उत्सर्जित करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे हैं वह एक वर्ष में कितना किलोग्राम कार्बन को स्थिर करता है, यानी वो संश्लेषण कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेता है। तो 4 ×
13 किलोग्राम, यानी 4 पर आप 10 जीरो बैठाइए तो उतना केजी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब बताइए, यदि पेड़ पौधे की संख्या कम होती जाएगी तो उतनी मात्रा तो कम हो पाएगी, कम घुलेगी, कम एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो निश्चित तौर पे O2 और CO2 के लेवल में क्या होगा कि अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाएगा और फिर तब लोग जिंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे। एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस जाती है, जिसको बता दिए हैं कि कोई भी जंतु क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसके साथ ही भूमि एवं सागरों के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री की अपघटन प्रक्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। बता ही दिए हैं, जो मृत जीवी होते हैं, जो मृत शरीर पर निवास करते हैं, वो भी अपघटन में CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा, यौगिकीकृत कार्बन की मात्रा को समझ में आया? जो कार्बन यौगिक की अवस्था में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है उसमें CaCO3, उसमें भी कार्बन की मात्रा है। हाँ, ये कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट हो जाती, सेडिमेंट में नष्ट हो जाती और संचरण द्वारा निकाली जाती। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब जल में घोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो वहाँ पे CO2 गैस निकलती है, या उसका अपघटन करते हैं CaO प्लस CO2 गैस निकलता है। तो लकड़ी के जलाने, जंगली आग एवं जीवाश्मी ईंधन के जलने से कार्बनिक सामग्री ज्वालामुखी क्रियाओं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। श्वसन के अतिरिक्त बता ही दिए हैं, हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ईंधन का दहन हो रहा है, उससे CO2 गैस जा रही। कल कारखाना चला रहे हैं, उसमें ईंधन का दहन हो रहा, CO2 गैस निकल रही। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा, जंगल में आग लग जाता है, CO2 गैस निकल रहा, लकड़ी जला रहे हैं, CO2 गैस निकल रहा। तो कई साधन है जिसके जरिए CO2 पुनः वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का अति महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसका प्रोजेक्ट में आप यही होंगे, सम्मिलित यही होंगे। तेजी से जंगलों का विनाश तथा परिवहन एवं ऊर्जा के लिए जीवाश्मी ईंधनों को जलाने आदि से महत्वपूर्ण रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की दर बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्रिएट हो गई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव आपने सुना होगा। तो अभी क्या है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से CO2 क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश, जिसमें अवरक्त प्रकाश भी होता है, ऊष्मा तो आती है, लेकिन जब 12 बजे के बाद जब पृथ्वी रिटर्निंग ऊष्मा वायुमंडल को भेजती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको जाने से रुकता है, जिससे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता जाता है। और यही स्थिति ग्रीन हाउस गैस के कारण ऐसा हुआ, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। अर्थात पूरे विश्व का जो औसत तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा, काफी अंतर रह जाएगी। जो स्थलीय समीर है उसका प्रवाह रुकेगा, प्लस समुद्र का लेवल काफी बढ़ेगा, जो तटीय समुद्र तटीय इलाके हैं वो जलमग्न होने की आशंका है, असमय बाढ़ आएगा, ये सब समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं कार्बन चक्र को अच्छे आप क्लियर कर लिए होंगे। अब आते हैं फास्फोरस चक्र, जो इकोसिस्टम में जो हमारा फास्फोरस का साइकिल है वह कैसे संपन्न होता है। फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड जो अम्ल है तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। जानते होंगे कि हड्डियों के लिए भी फास्फोरस चाहिए, दांतों में फास्फोरस चाहिए,
तो यह कहाँ जैव की जो झिल्लियां होती है, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? फास्फोरस। आप सुने होंगे एटीपी और एडीपी सुने होंगे। एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा मुक्त होती है, तो एटीपी जानते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेट, यहाँ फास्फोरस आ गया। और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेट, तो यह जो डाई और ट्राई है ये फास्फोरस का बॉन्ड है। तो यह जो कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली है, ट्राई से डाई में कन्वर्ट हुआ, डाई से ट्राई में कन्वर्ट हुआ, तो ये इसमें इसका प्रमुख रोल है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, कवच जो जैसे घोंघा का कवच देखते हैं, केचुआ का कवच देखते हैं, अस्थियां, बोन्स जो हमारा होता है, दांत आदि बनाने में भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए रहता है। फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट के बहुत सारा फॉस्फेट का उर्वरक भी देखते हैं, या फॉस्फेट का आप क्या देखते हैं, चट्टान भी देखते हैं, फॉस्फेटी चट्टान जिसको कहते हैं। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं एवं उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित होगा तो फिर वो किसी न किसी अवयव के रूप में, बीजाणुओं के रूप में संचित। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है। जो कचरा है उससे भी फास्फोरस मुक्त होता है। और जब आप बायो कंपोस्ट का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आप मेंशन किए होंगे, नहीं मेंशन किया तो मेंशन कर सकते हैं कि जब बायो कंपोस्ट होता है उसमें कचरा में फास्फोरस कैसे आ जाता है। एक्चुअली जब प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे होते हैं तो उसमें होता है कि सीधे आप बता देते कि इसमें फास्फोरस आ जाएगा। ये फास्फोरस आएगा कैसे, उसको जब तक आप साइकिल से नहीं बताइएगा तब तक कैसे क्लियर होगा। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जा सकता है ना। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन में मुक्त करते हैं, ऐसे फास्फोरस को मुक्त करने की प्रणाली हमारे भीतर नहीं। कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र के बीच ये विभेद, मुख्य विभेद है कि श्वसन में हम मुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन श्वसन में फास्फोरस को मुक्त करने की कोई प्रणाली नहीं है कि फास्फोरस डाइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में वो मुक्त हो वायुमंडल में। यहाँ पर फास्फोरस एवं कार्बन चक्र के बीच दो व्यापक अंतर आप देख रहे हैं। पहला कि बरसात के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। बरसात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चले जाएंगे, वो सारे मिल जाएंगे, लेकिन फास्फोरस। दूसरा, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का जो गैसीय विनिमय है वो बिल्कुल नगण्य है ना, कि पर्यावरण से फास्फोरस जीवों में आना और जीवों से पर्यावरण में जाना होता है, नगण्य होता बहुत। अब समझे कि उपभोक्ता जो है, उत्पादक से उपभोक्ता में आया, उपभोक्ता मृदा में विलयन हो गया या चट्टानी में मिल गया, वहां से पुनः उत्पादक के द्वारा ले लिया गया। तो यह फास्फोरस साइकिल आ चुके हैं। कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल इसको क्लियर हो गया। नाइट्रोजन साइकिल आप जानते हैं कि धानी पौधे साइकिल आप जानते हैं कि बरसात के दौरान पानी आता है, उसमें से कुछ पानी जो है हमारे पानी जमीन पर पानी चार्जिंग होता है, फिर वहां से पानी अपने कूप के द्वारा, पंप के द्वारा निकालते हैं। और बरसात का पानी या फिर ग्लेशियर में जमा होता है या फिर नाले नदी होते हुए सागरों में जलवाष्प बनता है और ये सही करता है। ये जो पारितंत्र सेवाएं हैं, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल जो सर्विसेज है, एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय एवं के विस्तृत परिसर का आधार होता है। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाओं के नाम से जाना जाता है। पारितंत्र सेवा किसको कहते हैं? पारितंत्र
क्रिया के उत्पाद को ही पायुतंत्र कहा जाता है। जैसे एक पायुतंत्र की भूमिका वायु एवं जल, सूखा एवं बाढ़ों को घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्तर उपलब्ध कराना, साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं प्रदान करना, ये एक आयतन का इतना अधिक कार्य समझाया। यदि आप काम कर रहे हैं ऐसे बाल विज्ञानी या मार्गदर्शक शिक्षक जिनके आसपास वन का इलाका है और वे वन पारितंत्र पे काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वो इस सेवा का क्लियर हो गया कि जिस पारितंत्र का हम जो उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमको जो फायदा सेवाएं, तो वन से क्या फायदा हो रहा है कि वायु एवं जल को शुद्ध किया जाएगा। वन अधिक रहेगा तो मृदा पर रुकेगा, पोष को चकित करने का काम, क्योंकि वन में जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे, पोषण का चक्कर होता रहेगा, भूमि को उर्वर बनाने का काम करेगा, क्योंकि उसमें जो उसके जो पत्तियां झड़ेंगी या फल फूल जो झड़ेंगे वो फिर मिट्टी में मिलेंगे, फिर भूमि उर्वर बन जाएगी। जंगली जीवों को आवास उपलब्ध होगा, वन में जो जंगली जीव रहते हैं, अब वन की कटाई से लंबे ऊंचे वृक्षों की कटाई होने से देखिए कि आज गिद्ध है, बाज है, चील है, ये सब अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है वन, ऐसा माहौल आवास प्रदान करता है जहाँ भांति भांति के जीव रह जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों में एक ढालन स्थल उपलब्ध कराता है, इसको समझ चुके हैं। साथ ही करता चंदन, चंदन कहाँ से मिलता, वन से मिलता है, क्योंकि ढेर सारी होती है ना, औषधि सामग्री वन से प्राप्त होती है, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करता है, भवन वगैरह में वन से प्राप्त मिलता है ना, आध्यात्मिक इसका महत्व भी है। सभी वन का जो पारितंत्र है, जो यद्यपि जैव विविधता की इन सेवाओं का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है, परंतु यह मानना उपयुक्त होगा कि जैव विविधता को एक ऊंची कीमत की परिस्थिति प्रदान की जानी चाहिए, है ना। इसका जो मूल्य है, मूल्य को हम कम न आके। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एवं इनके हालिती के जीवन समर्थक, जो आधारीय जीवन समर्थक है, इनकी सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया। तो जो रिसर्चर थे, इसने इस मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय की। पारितंत्र है, अगर इसको हम मूल्य तो 33 ट्रिलियन टन है। आप भी मूल्य वाला आप एक बना सकते हैं टॉपिक, जो आपका जो स्थानीय पारितंत्र एक तालाब का ही पारितंत्र है, उस तालाब के पारितंत्र का इकोनॉमिकल लेवल क्या है, कितनी मछलियां होती हैं, है ना, घोंगा केकड़ा कितनी होती हैं, सिंघाड़ा कितना है, प्लस वो उससे उसके वो पारितंत्र, शुद्ध पारितंत्र रहने से उसके आसपास के लोग तो स्वस्थ रह रहे हैं। तो स्वस्थ यदि अस्वस्थ होते तो कितना खर्च आता, वो भी तो पारितंत्र के कारण स्वस्थ हुआ, तो वो भी तो उसका मूल्य आंकने का प्रयास कर सकते हैं, जिसे अनुदत्त भाव लापरवाही से लिया जाए, यह मुक्त प्राप्त है, क्योंकि यह जो दिया यह अनंत है, यह अनंत मूल्यवान है। किसी की जीवन की रक्षा यदि वन पारितंत्र किया, कीमत हो सकती है, उसको अब कीमत में आंकना बहुत क्या है कि एक बहुत ऑथेंटिक काम इसको आप कहें। यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पादन जीएनपी की कीमत का लगभग 3 गुना जाता है।
पूरे विश्व में जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, पूरे विश्व के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 3 गुना एक वर्ष में सिर्फ हमारा ये वन पारितंत्र दे रहा है, जो कि 18 ट्रिलियन। क्या टोटल जीएनपी, पूरे वर्ल्ड का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और अकेले वन पारितंत्र की कीमत है 33 ट्रिलियन, तो 3 गुना। विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना, भूमि गठन के लिए है, जबकि शेष सेवाएं जैसे कि पोषक चक्रण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदारी रखती है। वन्य जीवन के लिए जलवायु नियमन तथा वास की लागत लगभग प्रत्येक के लिए 6% है। सबका एक ग्राफिकल है कि 50% सिर्फ मिट्टी संरचना के लिए है ना, बाकी जो पोषण चक्र है या फिर मनोरंजन है 10% दोनों का, जलवायु नियमन 6%, वास 6%, इस तरह से बाकी 50% में बहुत कुछ। तो इस प्रकार अब समझ गया कि पारितंत्र प्रकृति के क्रियाशील इकाई है और इसमें सजीव एवं निर्जीव घटक समाहित हैं। अजीवीय घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक सामग्री जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जबकि जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें उत्पादक, प्रोड्यूसर जिसको आप कहते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर, और घटक डिकम्पोजर आते हैं। प्रत्येक पारितंत्र की एक विशिष्ट भौतिक संरचना होती है जो निर्जीव एवं सजीवों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। एक पारितंत्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रजाति संगठन एवं स्तर विन्यास होती है। सभी जीवों का पारितंत्र में अपने पोषक स्रोत के आधार पर एक स्थान निश्चित होता है। उत्पादकता, जिसको प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्र एक पारितंत्र की 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, और पोषक चक्र, न्यूट्रिशनल साइकिल। ये 4 मेन एक्टिविटी होती हैं किसी भी पारितंत्र में। जिस पारितंत्र पर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 4 एक्टिविटी आपको मेंशन करना चाहिए। प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादक की जैव मात्रा जिसको बायोमास कहते हैं, उत्पादन या सौर ऊर्जा की ग्रहण की दर होती है, जिसके 2 प्रकार हो सकते हैं, ग्रास प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट में आप कुछ घटा करके नेट निकालते हो, ठीक है। जैविक पदार्थ की कुल उत्पादकता या सौर ऊर्जा संग्रहण की दर को ग्रॉस या जिसको कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, है ना। सौर ऊर्जा को शकल कहते हैं, आप जितना ग्रहण किया, लेकिन आपको पता है कि उसमें 10% का नियम लागू होता है जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और इसके साथ ही उत्पादकता का उपयोग के पश्चात जो शेष बची जैव मात्रा या ऊर्जा की जो नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, तो शेष बच गई उसको नेट, और जितना संग्रहण हो गया उसको ग्रॉस। द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता द्वारा खाद्य ऊर्जा के समंगनीकरण की दर होती है। अपघटन में अपरद के कार्बनिक घटकों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषक बदला जाता है। अपघटक में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जो कि मुख्यतः अपरदों का खंडन, निछालन और अपचय, तीनों का आपको मेंशन करना होगा। यदि अपघटन तो खंडन, निछालन और अपचय, बायो कंपोस्ट में भी ये तीनों होता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, ऐसा नहीं कि हमसे पेड़ पौधे में जाएगा, पेड़ पौधे से हम में आएगा, है ना। पहले पादप सौर ऊर्जा को ग्रहण कर और उसके बाद पादप से अपघटक को स्थानांतरित किया जाता है। प्रकृति में पोषक स्तर के जीव आहार या ऊर्जा एक दूसरे से परस्पर जुड़कर खाद्य करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता एवं भंडारण को पोषक चक्र कहते हैं, आपको बता चुके हैं। गैसीय एवं अवसाद
दोनों प्रकार के चक्र होते हैं। गैसीय प्रकार के चक्र कार्बन हेतु प्रयुक्त होते हैं, जबकि अवसादी फास्फोरस या सल्फर के भंडारण। पारिस्थितिक प्रक्रिया सेवाओं का नाम दिया गया है, जैसा कि जंगलों द्वारा वायु एवं जल का शुद्धिकरण। जैविक समुदाय गतिक है और बीते साथ परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तन क्रमशः अनुक्रमित है की संरचना करते हैं। अनुक्रमण का प्रारंभ पायनियर जाति द्वारा खाली विभिन्न क्षेत्रों पर प्रवेश के साथ होता है, जो बाद में उनके उत्तराधिकारियों का मार्ग प्रशस्त करती है और अंततः एक अचल चरम समुदाय का निर्माण होता है। चरम समुदाय पर्यावरण में के अपरिवर्तित होने तक स्थिर रहता है। इस प्रकार जो हमारे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 2022-23 का जो मेन थीम है, इस फोकस आप अच्छे से समझ गए और यूज जो पिछला वीडियोज है और इस वीडियो दोनों को वो वीडियोज नंबर 10 है और इस वीडियो दोनों यदि आप को सुनते हैं देखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप जिस किसी भी परियोजना शीर्षक का चुनाव किए हैं सब में इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा डाटा हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस स्कॉट टीचर के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के रूप में, और यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि बिना सर्च किए एनसीएससी से रिलेटेड वीडियोज आप तक सीधे पहुंच सके। अगले वीडियोज में जो फोकल थीम है उस फोकल थीम से रिलेटेड कुछ और डाटा के पास आएंगे जो आपके प्रोजेक्ट में डालने में आपको सुविधा होगी।